नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग अनारकली के प्रेम कहानी के बारे में सच को जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अनारकली सलीम की प्रेमिका थी, लेकिन कुछ लोग और भी कहते हैं कि अनारकली अकबर की पत्नी थी। लेकिन कुछ लोगों का और भी मानना है कि अनारकली अकबर की प्रेमिका थी। अगर इन बातों में थोड़ा भी अगर सच्चाई है तो अकबर और जहांगीर के समकालीन जो भी इतिहासकार रहे होंगे वह इनके बारे में जरूर लिखे होंगे, क्योंकि उस समय जो भी इतिहासकार थे काफ़ी इतिहास लिख रहे थे। वो हर एक के घटनाओं पर अपने विचार दे रहे थे। तो अगर ऐसी कोई घटना है, अनारकली से संबंधित कोई अगर घटना है तो वो लोग जरूर लिखे होंगे और हम लोग उनके माध्यम से जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भ्रम रहता है। लोग बातों बातों में कह देते हैं कि अनारकली सलीम की प्रेमिका है या फिर अकबर से संबंधित है। तो इसे हम उन इतिहासकारों के माध्यम से जानते हैं कि वह क्या कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। परिचय अगर हम लोग देखें तो सलीम मतलब जहांगीर। जो आप सलीम नाम सुनते हैं कि सलीम और अनारकली, मतलब कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, लेकिन बचपन में ही कहते हैं कि प्रेम हुआ अनारकली से। तो देखते हैं उसको कि अनारकली के बारे में कितनी सच्चाई है या अनारकली थी भी या नहीं। इसको हम लोग देखते हैं। अकबर का ज्येष्ठ पुत्र, जन्म 1569, फतेहपुर सीकरी। बचपन से ही अकबर की नज़रों में प्रिय, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ पिता पुत्र में दूरी आने लगी। अकबर का पुत्र सलीम, जिसका जन्म 1569 में हुआ था फतेहपुर सीकरी में, अकबर की नज़रों में सलीम काफ़ी प्रिय था। अकबर प्रेम पूर्वक अपने सलीम को शेखू बाबा कहकर बुलाते थे। लेकिन बाद में अकबर और सलीम के बीच दूरियां बनती गई, जिससे कि रिश्ते खराब होते चले गए। तो और भी देखते हैं इसको। देखें तो यहाँ पर युवा अवस्था में कला, संगीत, नृत्य और शराब का शौक। कई बार पिता अकबर से विद्रोह करने की कोशिश भी की। जब सलीम युवा अवस्था में थे, मतलब कि जब सलीम छोटे थे, तो उनको कला, नृत्य और संगीत में काफ़ी रुचि थी और वह शराब का भी शौक रखते थे। मतलब कि नशे की लत उनको लग चुकी थी, जिसके कारण कि
अकबर इनसे नाराज रहते थे सलीम से कि हमेशा आप शराब पीकर इधर उधर ढंगा रहे हैं, या फिर आप हमेशा नृत्य और संगीत में डूबे हुए हैं। तो ये सब देखकर अकबर काफ़ी नाराज रहते थे। लेकिन और भी समझते हैं कुछ बातों को। मुगल दरबार का हरम। अकबर का हरम बहुत विशाल और अनुशासित था। उसमें राजकुमारियों, बेगमों के अलावा नर्तकियां और दासियां भी होती थी। यहाँ पर देखें तो मुगल दरबार में मतलब कि अकबर का जब शासन काल चल रहा था तो उस समय हरम हुआ करता था। हरम का मतलब है कि उसमें बहुत सारी स्त्रियां रहती हैं जो कि देखें तो राजकुमारियों और रानियों को छोड़कर उसमें जो भी स्त्री आती थी या फिर दासियां, हरम में वो लोग रहती थी। मतलब कि एक बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर रहती थी जिनका जिन पर अनुशासन पूरी तरह से रहता था। उनकी देख रेख अच्छी तरह से की जाती थी और उनका अगर कहें तो देख रेख रानियां भी करती थी। और भी देखते हैं, देखें यहाँ पर तो अनारकली इन्हीं में से एक बताई जाती है। बहुत सुंदर नृत्य कला में निपुण। इन्हीं हरम में बहुत सारी दासियां और नर्तकियां रहती थी। इन्हीं में एक नाम आता है अनारकली। कहते हैं कि अनारकली भी इसी हरम से निकली। वह नृत्य करती थी, नृत्य कला में काफ़ी निपुण थी। लेकिन इसके नाम जुड़ते चले गए। क्यों जुड़ते चले गए? क्योंकि अनारकली बहुत ही सुंदर थी। जब कोई भी सुंदर होता है तो लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। और वही घटना अनारकली के साथ हुआ। लोग तरह तरह के संबंध बताने लगे। देखते हैं उसको हम लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसे करने लगे? देखें, अनारकली का नाम, उसका वास्तविक नाम विवादित नादिरा बेगम या शरफ उन निसा कहा जाता है। अनारकली का अगर वास्तविक नाम देखें तो काफ़ी विवाद है इसमें। कुछ लोग नादिरा कहते हैं, कुछ लोग शरफ उन निसा के नाम से जानते हैं। तो अनारकली का नाम जो है वह इतिहासकारों में काफ़ी विवाद का विषय है। सबके अलग अलग मत हैं। कोई नादिरा कहता है, कोई शरफ उन निसा के नाम से जानता है। और भी देखते हैं। देखें, अनारकली नाम उसकी सुंदरता और रूप के कारण दिया गया, जैसे अनार के फूल की तरह खिली हुई। जो जो अनारकली है उसका नाम देखें तो उसकी सुंदरता, जो कि अनार की फूलों की तरह कोमल, तो इसको देखते हुए उसको लोग अनारकली के नाम से जानने लगे। तो मतलब अनारकली काफ़ी सुंदर है, काफ़ी आकर्षित है, जिसको लोग अनारकली के नाम से जानते हैं। और यह नाम कहते हैं कि अकबर ने दिया था अनारकली को, कि आप
अब से तुम्हारा नाम अनारकली पड़ता है, क्योंकि पहले उनका नाम नादिरा या फिर शरफ उन निसा था। देखते हैं और भी। ऐतिहासिक साक्ष्य और स्रोत देख लेते हैं। अनारकली के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य और स्रोत देख लेते हैं। उस समय के इतिहासकारों के जो उस समय इतिहास लिख रहे थे, वह क्या अनारकली के बारे में क्या बताते हैं, क्या लिखते हैं या फिर नहीं लिखते हैं। अगर उस समय की घटना होगी, अकबर और जहांगीर के समकालीन जो भी इतिहासकार रहे होंगे, वह इसकी जिक्र किए होंगे। तो देखते हैं कि इतिहासकार क्या कहते हैं इसके बारे में। पहला अगर देखें तो मुगल इतिहासकारों की चुप्पी। कहते हैं कि इस घटना पर, अनारकली से संबंधित घटनाओं पर मुगल इतिहास में चुप्पी है। मतलब कि सब शांत हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है, इसको देखते हैं। अबुल फजल की आइन ए अकबरी और अकबरनामा में अनारकली का कोई जिक्र नहीं है। सोचिए, अनारकली के बारे में जो अबुल फजल उस समय इतिहासकार थे, इतिहास लिखते थे, उन्होंने आइन ए अकबरी लिखी और अकबरनामा, लेकिन उसमें अनारकली के बारे में थोड़ा भी जिक्र नहीं मिलता है। सोचिए, इतनी बड़ी घटना है कि अनारकली का संबंध स- सलीम से, अकबर से लगाया जा रहा है, लेकिन उस समय के इतिहासकार लिख रहे हैं, आईने ए अकबरी पुस्तक लिखी गई, अकबरनामा लिखा गया, उसमें अनारकली का थोड़ा भी जिक्र नहीं है। और भी देखते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में भी अनारकली का नाम नहीं है। सोचिए, अब और भी कुछ आगे बढ़े तो जहांगीर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, उसमें भी अनारकली का जिक्र नहीं है। तो यह भी सवाल खड़ा करता है कि क्या अनारकली सच में थी या नहीं। और भी देखते हैं। देखें तो इसका मतलब है कि आधिकारिक दरबारी इतिहास इस घटना को मान्यता नहीं देता है। मतलब कि इससे यह पता चलता है कि उस समय के जो भी आधिकारिक दरबारी थे, मतलब उनकी अकबर और जहांगीर के समकालीन जो भी इतिहासकार थे, वह इस घटना को मान्यता नहीं देते हैं। मतलब सच कहा जाए तो वो इस घटना को जानते ही नहीं है। और भी आगे बढ़ते हैं। देखें आगे तो विदेशी यात्रियों का जिक्र। जो भी विदेशी यात्री हैं, जो दूसरे देश से आए यहाँ घूमने के लिए, तो वह क्या इसके बारे में कहते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले विलियम फिंच 1611 से 1619 ने लाहौर में एक कब्र का जिक्र किया। जब विलियम फिंच आए 1611 से लेकर 1619 तक रहे यहाँ पर, उन्होंने एक मकबरे का जिक्र किया। मतलब कब्र का। देखें तो विलियम फिंच ने लाहौर में एक कब्र का जिक्र किया। जब उनके ध्यान में, उनके जब वह घूमे यहाँ पर, देखे तो उनको एक कब्र मिला। कब्र के बारे में क्या लिखते हैं वो,
विलियम फिंच, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखें तो उसने लिखा, यह एक ऐसी स्त्री की कब्र है जिसे अकबर ने युवराज सलीम से प्रेम के कारण दीवार में चुनवा दिया। विलियम फिंच एक जिक्र करते हैं एक कब्र के बारे में। वह कहते हैं कि यह ऐसी कब्र है जो कि अकबर ने युवराज सलीम के देख सकते हैं यहाँ पर उसने लिखा, यह एक ऐसी स्त्री की कब्र है जिसे अकबर ने युवराज सलीम से प्रेम के कारण, मतलब कि यह जो स्त्री की कब्र है सलीम के प्रेम के कारण, मतलब कि सलीम उस स्त्री से प्रेम करते होंगे और ये बात अकबर को ठीक नहीं लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा और उसने इस स्त्री को दीवार में चुनवा दिया। ऐसा विलियम फिंच लिखते हैं। और भी देखते हैं, यह विवरण ही पश्चिम जगत में अनारकली सलीम प्रेम कथा का आधार बना। जब विलियम फिंच लिखे ऐसी घटनाओं को, वह आते हैं भारत में और 16 से लेकर 16 से 19 तक भारत में रहते हैं वो, और लाहौर में एक कब्र का वह जिक्र करते हैं और जिक्र में वह बताते हैं कि यह एक ऐसी स्त्री का कब्र है जो अकबर ने अपने पुत्र सलीम के प्रेमिका को उसने दीवार में चुनवा दिया। तो ऐसी जिक्र कौन करते हैं? विलियम फिंच करते हैं। और भी देखते हैं, जब यह जिक्र किए तो पश्चिम देशों में सब लोग अनारकली और सलीम के बारे में लोग जानने लगे कि यह दोनों प्रेमी थे, सलीम और अनारकली, जिससे कि अकबर खुश नहीं रहता था, नाराज रहता था और वह स्त्री को दीवार में चुनवा दिया। तो यह पश्चिम देशों में ऐसी धारणा बनी हुई है, ऐसी कहानियां लोग जानते हैं। और भी देखते हैं, देखें और भी तो अनारकली का मकबरा लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित मकबरे को आज भी अनारकली का मकबरा कहा जाता है। अगर देखें तो अनारकली का मकबरा लाहौर में है, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, जिसे लोग अनारकली का मकबरा कहते हैं और यह आज भी मौजूद है। लेकिन और भी कुछ जानते हैं, उसमें एक फारसी शिलालेख है, अगर मैं सम्राट अकबर का बेटा न होता तो तेरा प्रेमी होता। उसमें एक शिलालेख है, उसमें लिखा गया है कि अगर मैं सम्राट का बेटा न होता तो तेरा प्रेमी होता। वहां पर अकबर का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन इतना लिखा गया है कि अगर मैं सम्राट का बेटा न होता तो तेरा प्रेमी होता। तो यह वहाँ पर शिलालेख में यह बातें लिखी गई हैं। तो लोग इससे भी ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद यह सलीम की प्रेमिका होगी, सलीम अनारकली की प्रेम कहानी का जिक्र इससे लोग मिलता है, समझते हैं लोग। और भी देखते हैं, परंतु इतिहासकार मानते हैं कि यह मकबरा अकबर की पत्नी साहिब ए जमाल बेगम का भी हो सकता है। कुछ लोग
कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह मकबरा अकबर की पत्नी साहिब ए जमाल का भी हो सकता है। मतलब कि इतिहासकार अपने अपने विचार अपनी अपनी तरह से दे रहे हैं। और भी देखते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अनारकली वास्तव में अकबर की प्रेयसी थी, न कि सलीम की। कुछ इतिहासकार यहाँ तक मानते हैं कि अनारकली अकबर की प्रेमिका थी, न कि सलीम की। देख रहे हैं आप कि बहुत सारे इतिहासकार अपनी अपनी तरफ से क्या क्या बातें बोल रहे हैं। और भी देखते हैं, प्रेम कथा और विवाद। प्रेम कथा और विवाद में को भी देख लेते हैं हम लोग। पहला देखते हैं लोक कथा के अनुसार घटनाक्रम। लोक कथा के अनुसार घटनाक्रम, लोक कथा होता है कि लोग कहानियाँ बनाते हैं और उसे सुनाते हैं, वही है। तो उसे देखते हैं हम लोग। सलीम और अनारकली के बीच प्रेम हुआ। अकबर ने इसे राज परिवार की इज्जत और गद्दी के खिलाफ माना। लोक कथाओं में अगर हम लोग देखें तो मिलता है कि सलीम और अनारकली के बीच प्रेम हुआ, लेकिन अकबर को यह पसंद नहीं आया। अकबर ने सोचा कि यह राजगद्दी के खिलाफ है, हमारी शानो शौकत के खिलाफ है, क्योंकि अनारकली एक नर्तकी है, वह नाचने वाली है और नाचने वाली कभी रानी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर और भी देखते हैं, पिता पुत्र के बीच इस कारण विवाद गाढ़ा गया। अकबर ने अंततः अनारकली को दंड दिया। जब ये घटनाएं सामने आई तो अकबर और सलीम के बीच जो भी देखें तो विवाद गाढ़ा हो गया, मतलब दोनों के बीच अनबन हो गया। इस कारण अकबर ने अनारकली को दंड दिया। दंड क्या दिया? उसने उससे दीवार में चुनवा दिया। तो ऐसी लोक कथाओं में जिक्र मिलता है, लेकिन लोक कथा उतना सत्य आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लोग अपनी अपनी तरह से कहानियाँ बनाते हैं। अगर सच का पता लगाना हो तो इतिहासकारों के माध्यम से हम सच का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखे अकबरी में, अकबरनामा में, तुजो के जहांगीरी में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो यह सवाल तो खड़ा करता है। और भी देखते हैं, दू, दूसरा देखें तो अनारकली की सजा अलग अलग मत। अनारकली की सजा पर सबके अलग अलग मत हैं। क्या मत है उसको भी देख लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध मत, उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। जब अकबर को यह बातें पसंद नहीं आई तो उसने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। और यह जो घटना है यह काफ़ी प्रसिद्ध है, यह विख्यात है, इसे अधिकांश लोग यही मानते हैं। और भी देखते हैं, दूसरा मत, उसे गुप्त रूप से देश निकाला दिया गया और बाहर भेज दिया गया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जहाँ पर वह चुनवाया गया दीवार में, उसके ही पीछे एक कहें तो गुफा था। मतलब कि वहाँ से एक रास्ता निकल रहा था कि वह आगरा से
लाहौर की तरफ जाता था वो। तो यह भी घटना है कि वह एक अलग रास्ते से उसे निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। कुछ लोगों का यह भी मत है। और भी देखते हैं। तीसरा मत, यह पूरी कहानी बात की लोक कथाओं और विदेशी यात्रियों की कल्पना है। यह जो भी कथा देख रहे हैं, यह जो जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं घूमने के लिए, वह अपनी अपनी तरह से कहानियाँ बना रहे हैं और वह लिख रहे हैं। लेकिन यह उतना प्रामाणिक यह नहीं है, उतना सत्य नहीं है। क्योंकि अगर सत्य का पता लगाना हो तो अकबर और जहांगीर के समकालीन जो भी इतिहासकार रहे होंगे, वह तो इसका जिक्र नहीं करते हैं अनारकली का। लेकिन जो भी अंग्रेज इतिहासकार आए भारत में, तो केवल कब्र को देखकर आप किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यह कब्र किसकी है। लेकिन अपनी प्रसिद्धि कमाने के लिए, अपना नाम विख्यात करने के लिए लोग सलीम और अनारकली का संबंध को जोड़ते हैं, बताते हैं कि यह घटना जो है सच है। और भी देखते हैं। तीसरा देखें तो सलीम की प्रतिक्रिया। सलीम की प्रतिक्रिया क्या थी? इस घटना के बाद सलीम ने अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत की थी 1600 ईस्वी के आसपास। विद्रोह असफल हुआ, लेकिन पिता पुत्र के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई। जब सलीम सम्राट बना 1605, तब भी उसने अनारकली का कहीं उल्लेख नहीं किया। कहते हैं कि इस घटना से सलीम लगभग 1600 ईस्वी के आसपास अ- अपने पिता से विद्रोह कर देता है, मतलब बगावत कर देता है। इस कारण अकबर और सलीम के बीच दूरियां बढ़ गई। जब दूरियां बढ़ गई तो यहाँ पर क्या हुआ? जब सलीम सम्राट बना, तब भी उसने अनारकली का कहीं उल्लेख नहीं किया। जब 1605 ईस्वी में सलीम गद्दी पर बैठता है, तो उस समय भी सलीम ने अनारकली का कोई जिक्र नहीं किया। तो यह भी संदेह का घेरा खड़ा करता है कि अनारकली नहीं होगी, अनारकली की घटना सत्य नहीं है। क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है, वह खुद उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि तुजुक ए जहांगीरी में भी अनारकली का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो यह भी शक का दायरा सामने लाता है कि शायद अनारकली नहीं होगी। और भी देखते हैं। कला और साहित्य में योगदान। कला और साहित्य में इसका योगदान हम लोग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? 1922 इम्तियाज अली ताज का उर्दू नाटक अनारकली, इसने कहानी को साहित्य में जीवित किया। 1922 में इम्तियाज अली, जो कि एक नाटक लिखे, और उसने सलीम और अनारकली के बारे में जिक्र किया, जिससे कि यह घटना क्या हो गई, पुनः जीवित हो गई। लोग इसे देखे और जानने लगे। लेकिन और भी देखते हैं। 1960 के आसिफ की फिल्म मुगल ए आजम, इसने अनारकली को अमर बना दिया।
1960 में आसिफ ने एक फिल्म बनाया, मुगल ए आजम, जिसमें सलीम और अनारकली के बारे में जिक्र किया गया। यह जो फिल्म है काफ़ी प्रचलित है, जिसमें देखें तो सलीम का किरदार उस समय दिलीप कुमार निभा रहे थे, और जो अनारकली की बात करें तो उसमें मधुबाला उनका किरदार निभा रही थी। यह फिल्म काफ़ी काफ़ी चर्चित है, और इन फिल्मों के माध्यम से काफ़ी लोग इसे जानते हैं। यहाँ तक कि एक दास्ताए मोहब्बत कर कर एक सीरियल आया था बीच में, और अभी चलता भी है वो। उसमें भी अनारकली और सलीम के बारे में पूरी जानकारी देता है वो। तो जो भी इस समय साहित्यकार हैं, साहित्य पर जो भी फिल्में बन रही हैं इस समय, सीरियल आ रहे हैं, तो उसमें इसका जिक्र मिलता है। लेकिन इसका साक्ष्य अगर देखें तो, सच अगर देखें तो अकबर और जहांगीर के समकालीन जो भी इतिहासकार थे उस समय, अनारकली का कोई जिक्र नहीं करते हैं।